प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़ सह आचार्य अर्थशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको भारत में मुद्रा पूर्ति की 4 अवधारणाओं के बारे में जानकारी दूंगी। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की पूर्ति को व्यक्त करने के लिए प्रायः 4 अवधारणाएं दर्शाता है। ये हैं M1, M2, M3 तथा M4। इनमें M1 मुद्रा की पूर्ति को संकीर्ण अर्थ में बताता है, जबकि M3 मुद्रा की पूर्ति को व्यापक अर्थ में बताता है। ये दोनों ही रूप ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। M1 में हम लेते हैं, फर्स्ट है जनता के पास करेंसी एवं सिक्के, प्लस सेकंड है बैंकों के पास कुल मांग जमाएं, प्लस थर्ड है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। तो M1 में फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड को हम शामिल करते हैं। एक बार पुनः आप बता देती हूँ। M1 बराबर है, फर्स्ट है जनता के पास करेंसी एवं सिक्के, प्लस सेकंड है बैंकों के पास कुल मांग जमाएं, प्लस थर्ड है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। M2 बराबर है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत बैंक की जमाओं का योग, अर्थात M1 में हमने पोस्ट ऑफिस बचत बैंक की जमाओं का योग किया है तो हमें M2 प्राप्त हुआ है। इसके बाद है M3 जो कि बराबर है M1 प्लस बैंकों में सावधिक जमाएं, अर्थात टाइम डिपॉजिट। तो M3 बराबर है फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। तो यहाँ पर फोर्थ है बैंकों में सावधि जमाएं। इसके बाद है M4 इजिकल टू M3 प्लस कुल पोस्ट ऑफिस जमाएं। तो M4 बराबर है फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ। तो यहाँ पर M1 को संकीर्ण मुद्रा भी कहते हैं और M3 को व्यापक मुद्रा या समग्र मौद्रिक साधन भी कहा जाता है। इसके बाद हम लेंगे निकट मुद्रा या नियर मनी की अवधारणा या सम मुद्रा, जिस पर कभी कभी परीक्षा में प्रश्न भी आता रहा है। तो निकट मुद्रा का अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो वास्तव में मुद्रा तो नहीं हैं, किंतु जिन्हें आसानी से मुद्रा में बदला जा सकता है। ऐसी वस्तुओं के रूप में भुगतान में वैधानिकता और सामान्य स्वीकृति का गुण तो नहीं होता, किंतु इनमें उच्च स्तर की तरलता होती है और इन्हें आसानी से मुद्रा में बदला जा सकता है, जैसे ट्रेजरी बिल, बॉन्ड, अंश, प्रमाण पत्र, सावधि खातों में जमा राशि, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि। तो मिल्टन फ्रीडमैन बैंकों में जमा ऐसे धन को जो तत्काल मुद्रा में भुगतान के लिए उपलब्ध है, मुद्रा में शामिल करते हैं। तो इस तरह से निकट मुद्रा का अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो वास्तव में मुद्रा तो नहीं, किंतु जिन्हें आसानी से मुद्रा में बदल सकते हैं। इसके बाद हम लेते हैं मुद्रा और चलार्थ में अंतर, अर्थात डिफरेंस बिटवीन मनी एंड करेंसी। चलार्थ देश में प्रचलित विधिग्राह्य धात्विक सिक्कों व पत्र मुद्रा को कहते हैं, जबकि मुद्रा में धात्विक सिक्कों कागजी मुद्रा के अतिरिक्त साख पत्रों को भी सम्मिलित किया जा सकता है, चाहे वे विधिग्राह्य नहीं हो। तो यह है मुद्रा और चलार्थ में अंतर। इसके बाद हम लेंगे मुद्रा का स्वभाव या प्रकृति एवं विशेषताएं। पहला है मुद्रा अर्थव्यवस्था का सक्रिय एवं सचेष्ट साधन है, अर्थात मुद्रा का किसी भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा अत्यधिक सक्रिय साधन है। उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण व राजस्व सभी में मुद्रा एक सक्रिय एवं सचेष्ट साधन है। इस संबंध में पीगू ने कहा है कि मुद्रा एक आविष्टन है जिसमें सामान बनकर आपके पास में आता है। या पीगू का ही कथन है कि मुद्रा आर्थिक जीवन के चारों ओर लिपटा हुआ वस्त्र है। मुद्रा एक आवरण है जिसके पीछे वास्तविक आर्थिक शक्तियाँ का कार्य छिपा हुआ रहता है। इसके बाद दूसरी विशेषता है मुद्रा में सर्वग्राह्यता का गुण अनिवार्य है, अर्थात मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होना चाहिए। यह सर्वग्राह्यता का गुण जनता के विश्वास पर आधारित है, अर्थात सभी के द्वारा मुद्रा को ग्रहण किया जाना चाहिए।
ये कहलाता है सर्वग्राह्यता का गुण। इसके बाद तीसरा है मुद्रा साधन है न कि साध्य। तो मुद्रा का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। मुद्रा का महत्व एक ऐसे साधन के रूप में है जिससे हम अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं। इस तरह मुद्रा साधन है न कि साध्य। देश की संपन्नता मुद्रा की मात्रा में नहीं बल्कि उत्पादन की मात्रा में निहित है। इसके बाद चौथी विशेषता है मुद्रा उत्पादन तथा वितरण में सहायक है। प्रोफेसर कोल के अनुसार मुद्रा स्वयं कुछ भी उत्पादन नहीं करती बल्कि वह वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन व वितरण में सहायता करती है। उत्पादन में कच्चे माल, शक्ति के साधन आदि का मूल्य मुद्रा में चुकाया जाता है। मुद्रा स्वयं कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकती, वह तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण की वास्तविक आर्थिक क्रियाओं के लिए तेल तथा सामाजिक प्राप्ति का साधन है। एडम स्मिथ ने भी कहा है कि मुद्रा न तो स्वयं कोई धन है और न प्रत्यक्ष रूप में धन पैदा करती है, वह तो धन उत्पत्ति में सहायक साधन है। मुद्रा उस सड़क के समान है जो स्वयं तो कुछ उत्पत्ति नहीं करती पर जिस पर होकर फसल मंडी तक जाती है। इसके बाद पांचवी विशेषता है मुद्रा तरल संपत्ति है, अर्थात इससे हर समय किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदा जा सकता है, जबकि भूमि, मकान, मशीन आदि में तरलता का गुण नहीं होता है, क्योंकि पहले इन्हें बेचना पड़ता है और फिर हमें मुद्रा प्राप्त होती है। इसके बाद छठी विशेषता है मुद्रा की उपयोगिता में भिन्नता। मुद्रा की उपयोगिता स्थान, समय व परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। विकसित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है, जबकि अविकसित अर्थव्यवस्था में मुद्रा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो अगर मुद्रा का क्षेत्र सीमित है तो इसकी उपयोगिता कम होगी और अगर मुद्रा का क्षेत्र विस्तृत है तो इसकी उपयोगिता अधिक होगी। तो मुद्रा मनुष्य के सेवक के रूप में कार्य करती है। और सातवीं विशेषता है मुद्रा का सरकार द्वारा नियमन एवं नियंत्रण। राज्य केंद्रीय बैंक के माध्यम से साख व मुद्रा की व्यवस्था में हस्तक्षेप करता है। आधुनिक युग लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत मुद्रा का सरकार के द्वारा नियमन किया जाता है और सरकार अपनी मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रा पर पूरी तरह से नियमन और नियंत्रण करती है। तो आज मैंने आपको मुद्रा की विशेषताओं और प्रकृति के बारे में बताया।